आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 फंडामेंटल पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर्स। ठीक है, इसमें जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो क्या क्या है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, इसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। थर्ड आपका राइट्स ऑफ पार्टनर्स का राइट्स क्या है, एंड पार्टनरशिप डीड की मीनिंग, क्लॉज और इम्पोर्टेंस ये पार्ट, एंड प्रोविजन अफेक्टिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। राइट, क्या होता है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे थ्योरी का फर्स्ट में। इसके बाद हमारा फिर प्रैक्टिकल होगा जो बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगा, और वो आप देखेंगे वो वीडियो। हाँ, मेरे साथ बने रहेंगे और उसी वीडियो से आप करें तो आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं। आपको पूरी पार्टनरशिप मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, सबसे फर्स्ट जो हमने लिया था लेक्चर उसमें हमने बताया है कि कितने कितने मार्क्स का कौन से चैप्टर से है। ये आपका जो है चैप्टर्स वो पूरी पार्टनरशिप की बात अगर हम करें तो 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब आते हैं कि ये पार्टनरशिप में हमारा मीनिंग क्या है। देखिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप जब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द पार्टनरशिप या डिफाइंड द पार्टनरशिप, तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कहते हैं कि पार्टनर्स इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स एंड हु हैड एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरेड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप क्या है कि जब हम सब मिलके, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिलके जब कोई बिजनेस करता है और एक प्रॉफिट का शेयर्स आपस में डिवाइड करता है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी सब के बिहाफ पे कोई एक पर्सन्स वर्क करता है। ठीक है, और फिर जो प्रॉफिट है वो डिवाइड करता है। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है बेटा कि जो हमारा ये जो बिजनेस है, ठीक है ना, बिजनेस कैरेड बाय ऑल, और दूसरा यह जो पॉइंट है सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, यहाँ लॉस की बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट वो आपस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हाँ, कई जगह है प्रॉफिट और लॉस दोनों ही करेंगे, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि लॉस हो। ठीक है, लॉस का डिवाइड करे। कुछ ऐसे पार्टनर्स होंगे जो बहुत ही एबल होगा या बहुत ही उस इलाके का बहुत ही फेमस पर्सन होगा, अगर उससे हमने पार्टनरशिप में लिया तो हमारा वैसे ही ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज कर जाता है, वैसे ही हमारा टर्नओवर इंक्रीज कर जाता है। तो हम ऐसे पर्सन्स को अपने साथ रखते हैं ताकि उसकी वजह से हमारा जो टर्नओवर है इंक्रीज कर जाए। तो हम उसको लॉस का हम भागीदारी नहीं रखते। हम रखते हैं कि भाई लॉस में कोई बात नहीं है, आपको इतना तो मिलेगा, जिससे हम आगे पढ़ेंगे उसे हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर्स हम कहते हैं। एक गारंटी देते हैं कितनी प्रॉफिट आपको होगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस का मीनिंग क्लियर हो गया। क्या था कि सभी मिलके करेंगे, ठीक है, एक प्रॉफिट डिवाइड करेंगे या उनके बदले कोई एक आपका काम कर रहा होगा और प्रॉफिट डिवाइड करेगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अगर सपोज करो किसी के एक बच्चे का फाइनेंशियल, 4 दोस्त है, एक का फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है और 3 की बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो वो तीनों चाहता है कि इसका मदद करना। ठीक है, मान लो 4th पर्सन का नाम है गोपाल को मदद करना चाहता है। ठीक है, तो जो आपका ABC पर्सन है वो कह रहा है कि ठीक है, मैं तो कैपिटल लगा दूंगा और मेरा अपना बिजनेस है भाई, तो मैं तो आके देख नहीं पाऊंगा, ये बिजनेस तुझे ही चलाना है, बट हम कैपिटल से तुझे कंट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि तू अपना बिजनेस तू भी कर सके, बट ये बिजनेस तुझे अकेले रन करना होगा। तो वो एग्री हो जाता है। इसे ही कहते हैं एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सबके बदले वो अकेला काम करेगा। ठीक है, ये तो था डेफिनेशंस। अब आते हैं कि पार्टनर्स किसे कहते हैं, फर्म क्या है, फर्म्स का नेम क्या है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। द फर्म, द पर्सन हु हैड एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। अगर हम पार्टनर्स में सारे जो पर्सन्स मिलके होते हैं, अगर उसको हम इंडिविजुअली कहते हैं तो उसको हम पार्टनर्स कहते हैं। बट अगर यही चीज़ें कलेक्टिवली हो जाए तो वो पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्टनरशिप फर्म। अगर हम कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स का एक साथ कहते हैं तो वो हमारा पार्टनरशिप फर्म होगा। बट अगर इंडिविजुअली कहेंगे तो ये कहेंगे ये पार्टनर है हमारा,
ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, गोपी पार्टनर है, गोपाल जो भी हमने नाम लिया था गोपाल पार्टनर है। तो इस तरह से हम कहेंगे। लेकिन अगर हम एक साथ कहते हैं कलेक्टिवली तो वो आपका पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। द फर्म अंडर विच द बिजनेस कैरिड इज कॉल्ड अ फर्म्स नेम। अब कोई ना कोई तो नेम रखोगे ना आप कि पार्टनरशिप फर्म का नेम है दिस पार्टनरशिप फर्म, राम एंड सन्स कंपनी, या इस तरह से बहुत सारे आपने देखा होगा, ठीक है, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड दिस फर्म्स। तो कोई भी अगर आपका फर्म होता है पार्टनरशिप फर्म का नेम होगा, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप का फर्म के नेम से जाना जाएगा। इसके बाद आते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या है? पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, ये देख रहे हो आप, मैंने अंडरलाइन पहले से ही कर किया हुआ है, ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। पार्टनर सिंस द फर्म्स डेब्ट कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे इट्स लायबिलिटीज। यह आपका सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनर से नहीं है। अगर फर्म अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाता, फर्म अगर अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाता, तो ऐसे कंडीशंस में, ठीक है, कौन पे करेगा? पार्टनर्स अपने प्राइवेट एसेट्स के थ्रू उस फर्म्स के डेब्ट को पूरा करेगा, यानी फर्म्स के डेट का पे कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए यह लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बट अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो पार्टनरशिप इज द सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अकाउंट जब हम बनाएंगे तो हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे कि आपका दोनों को हम सेपरेट मांगेंगे और हमारा बिजनेस के पॉइंट ऑफ, यानी कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बेटा इस तरह के ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो ये आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका पूछा जा सकता है इसेंशियल फीचर्स या और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप, यानी क्या इसके फीचर्स क्या हैं। तो अभी हमने जैसे डेफिनेशंस पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या क्या फीचर्स निकल के आए। 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स होंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 पर्सन्स होने चाहिए पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है। और मैक्सिमम जो होगा वो 50 मेंबर्स होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50। वाइड रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के अकॉर्डिंग। दस इन इफेक्ट अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव मोर देन 50 मेंबर्स, यानी 50 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता। यह सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रेस्क्राइब कर रही है और कंपनी एक्ट में आपका एक रूल 2014 में ऐड किया गया था, रूल 10, उसके अकॉर्डिंग रूल 2014 रूल 2010 के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ ही कही जा रही है। तो आपको जब आपसे मैक्सिमम पूछा जाए तो आप 50 मेंबर्स ही लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं जो मेन पार्ट्स है बेटा, वो चीज़ें, ये सब आपका कि पार्टनरशिप में किसको नहीं लिया जाएगा, ये तो आपका अकॉर्डिंग टू द, अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग कहें तो एवरी पर्सन्स आपका पार्टनर्स बन सकता है, एक्सेप्ट माइनर नहीं बन सकता, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं बन सकता, जिसका दिमाग सही नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, जिसको हम पागल कहते हैं, वो नहीं हो सकता। पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय द एनी लॉ, अगर किसी लॉ के अकॉर्डिंग उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है तो ऐसे पर्सन्स भी पार्टनरशिप में शामिल नहीं हो सकता, जिस पे केस वगैरह चल रहा हो या इस तरह का मुकदमा चल रहा हो, ठीक है। तो ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। अब आते हैं एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट आइदर रिटन और ओरल, ठीक है। रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है और ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। दोनों तरीके के एग्रीमेंट्स इसमें वैलिड है। इन बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, इट इज basis of the relationship with the partners which may be particular venture for a period or at will।
यानी ये जो आपका होगा या तो एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए होगा जिसको जॉइंट वेंचर दो पार्टनरशिप मिल गया। मान लो आपने कई बार देखा होगा कि विंटर वेकेशंस में शूज का या क्लॉथ्स का या स्वेटर्स वगैरह का ना कोई लगा लेते हैं कुछ लोग मिलके, तो उसको हम एक वेंचर कि आपका विंटर सीजन है, इसमें जो शूज और स्वेटर्स है, जैकेट है, ये सेल करने के लिए होता है, और जब ये विंटर्स ख़त्म होंगे तो हमारा जॉइंट वेंचर भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह का आपका आता है, या किसी भी काम के लिए वो एक हो सकता है, ठीक है। दूसरा एट विल, यानी अपनी इच्छा से पार्टनरशिप में है, बाद में अगर हमारा हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, फॉर्म को डिजॉल्व कर लेंगे आपस में सभी सब मिलके। रिटेन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड। जो एक रिटेन एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हम अभी आगे और पढ़ेंगे। लॉ बिजनेस, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस क्या है? अ पार्टनरशिप इज इस्टेब्लिश्ड फॉर द लॉफुल बिजनेस, यानी बिजनेस जो होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है, यानी कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। कोई इलीगल काम नहीं कर सकते, इलीगल का बिजनेस हमारा अलाउड नहीं होगा पार्टनरशिप में। प्रॉफिट शेयरिंग, द एग्रीमेंट बिटवीन द अमंग द पार्टनर्स मस्ट बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। इट इज इसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेस। हाँ, ये ध्यान रखना, इट इज नॉट इसेंशियल दैट ऑल पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेस, यानी प्रॉफिट का शेयर सारे पार्टनर्स करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हम करेंगे, वो आपका एग्रीमेंट में जो लिखा होगा उस एग्रीमेंट के बिहाफ पे करेंगे। अगर सपोज करो कि पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं है उनके बीच में, तो हम इक्वली डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो मैंने लिखा है, इट इज नॉट इसेंशियल दैट ऑल पार्टनर्स मस्ट शेयर द लॉस। कोई जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स लॉस का शेयर करे, लॉस आपका डिस्ट्रीब्यूट करे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस कैन कैरेड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। अभी जो हमने बात किया आपसे कि सभी पार्टनर्स मिलके बिजनेस को चलाते हैं या सभी के बिहाफ पे कोई एक चलाता है। अब आपको मैं ये आप देख रहे होगे एज एन एजेंट और एज एन प्रिंसिपल, इसका क्या मीनिंग है ये मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ। उसको आप देखिए किस तरह से, ये मैं आपको इस तरह से बताऊँ। एक पर्सन है ए, ये बी है, बी पार्टनर है, और एक सी पार्टनर है, राइट। कई बार क्या होता है कि बी आपका एक की तबीयत खराब हो जाती है, ए नहीं आ पाता। ए कहता है भाई बी तू हमारा जो लायबिलिटीज है या जो वर्क है प्लीज़ तू देख लेना, ठीक है। तो ऐसे में ये पर्सन आपका क्या कहलाएगा, एजेंट, क्योंकि इसके बिहाफ पे कर रहा है, और ये आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। ये आपका मालिक यानी प्रिंसिपल कहलाएगा, क्योंकि इसने कहा कि अपना काम देख लेने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा, ये देखो ये एक बहुत अच्छी खासियत है। कई बार ऐसा होता है इंडिविजुअल बिजनेस में इस तरह की बातें नहीं हो पाती है। अब कई बार क्या होगा, सी है, सी बी की तबीयत खराब हो गई सपोज करो, तो बी ने क्या कह दिया सी को कि भाई तू देख लेना, ठीक है, हमारा काम आज मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, फिर प्रिंसिपल कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, फिर एजेंट कहलाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये बीमार हो जाए और इसने ए को कह दिया कि भाई तू देख लेना ये बिजनेस का, ठीक है, मैं अभी ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आज मैं आ नहीं पाऊंगा। तो अब सी ने इसको कह दिया काम देखने के लिए, तो इसका मतलब ये अब क्या हो गया इसके लिए, एजेंट, ठीक है, और सी आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गया होगा कि एजेंट क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि ये आपका एजेंट और प्रिंसिपल का फंडा है, जो बहुत ही अच्छा ये है
क्योंकि इंडिविजुअल बिजनेस में ये चीज़ें नहीं होती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट। अब बेटा हमने ये जो फिफ्थ पॉइंट था ये भी हमने समझ लिया कि एज एन एजेंट क्या होता है, एज एन प्रिंसिपल क्या होता है और किस तरह से बिजनेस वर्क करता है। तो ये सारे फीचर्स हमने कवर कर लिए। अब आते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का राइट क्या है, यानी जो ये ABC हैं इनका क्या राइट्स क्या होता है। बेटा ये सब थ्योरी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, या फिर कई बार वैसे ही आपसे पूछ दिया जाएगा 2 पॉइंट्स आपसे बताओ। तो अब आप देखिए राइट्स क्या है। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस का क्या राइट है कि यह बिजनेस में के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी डिसीजन लिया जाएगा सभी मिल के लेंगे, सारे एवरी पार्टनर्स का ये राइट है, ठीक है, कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे और जो डिसीजन हो वो सारे मिल के लें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका कि एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। जितने भी बिजनेस का कोई भी अफेयर्स होगा तो सारे मिलकर सभी पार्टनर से पूछ के वो चीज़ें की जाएगी, ठीक है, कंसल्ट करने के बाद किया जाएगा। एवरी पार्टनर्स का ये राइट है कि उसको पूछा जाए, हाँ, उससे कंसल्ट किया जाए, ठीक है। तो ये सभी पार्टनर्स का राइट है कि उसको कंसल्ट करके तब आगे कोई डिसीजंस लिया जाए। एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। अब सभी एवरी पार्टनर्स का ये राइट है कि वह कभी भी अकाउंट्स का बुक वो खोल के पूछ सकता है कि क्या बनाया है दिखाओ, वो अकाउंट्स चेक कर सकता है, उसकी एक कॉपी अपने पास रख सकता है, ठीक है। तो कभी भी वो उसको चेक कर सकता है, इसकी उसके राइट है, कोई उसे उसके लिए मना नहीं कर सकता, ये इसकी राइट है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर्स इन एग्रीड रेशियो। इनका राइट है सभी पार्टनर्स का कि वो एक जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया गया है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस को वो आपस में डिवाइड करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ पार्टनर्स हैज एडवांस्ड लोन ही हैज टू राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन एट द एग्रीड रेट ऑफ द इंटरेस्ट। यानी अगर आपका पार्टनर्स ने अगर एडवांस दिया है या लोन आपको दिया है फर्म को, तो उसका राइट है कि वो इंटरेस्ट रिसीव करे एक एग्रीड रेट से जो आपका पार्टनरशिप डीड में गिवन होगा कि किस रेट से। तो अगर इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, the interest is paid at the rate provided by the Indian Partnership Act 1932, that is the 6% per annum, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो बताया गया है कि 6% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो उस रेट से ही उसको दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई क्लॉज नहीं है तो, ठीक है बेटा। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इन केस ऑफ इमरजेंसी। हाँ, ये भी है कि अगर इमरजेंसी होता है कई बार, तो अ पार्टनर हैज राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट एंड बी इंडिम्निफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। तो पार्टनर्स का राइट है कि अगर इमरजेंसी में वो अपना सही डिसीजन ले, बेस्ट डिसीजन ले, और अगर उसे कुछ खर्च करना है, एक्सपेंस करना है, तो वो बिना किसी के कंसल्ट का उस टाइम वो डिसीजन लेके कर सकता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि उससे कंसल्ट किया जाएगा, तो कंसल्ट तो किया जाएगा, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी का टाइम आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तो उस टाइम उसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम वो उस एक्सपेंसेस को करेगा, ठीक है, विदाउट कंसल्ट भी वो कर सकता है। इसके बाद आते हैं अ पार्टनर्स हैज राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। अब देखो इसका राइट है कि अगर वो चाहे तो किसी नया पार्टनर का एडमिशन के लिए मना कर सकता है, हाँ, तो उसका एडमिशन हम पार्टनरशिप में नहीं लेंगे, ठीक है। मान लो कि 10 दोस्त हैं, हाँ, अब उनमें से एक फ्रेंड है गोपी, अब उसका दूसरा एक दोस्त है रहीम। अब गोपी चाहता है कि रहीम ने कहा यार मैं भी तुम्हारे पार्टनरशिप ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन गोपी ने कहा चलो ठीक है मैं सभी पार्टनर से बात करता हूँ। अब जो
10 पार्टनर्स में से मान लो 9 पार्टनर एग्री हो गया, लेकिन कोई एक पार्टनर था जो एग्री नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब उसे हम एडमिशन नहीं देंगे। सभी अगर एग्री होते हैं तभी हम उसको एडमिशन देंगे। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर है राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ठीक है, प्रॉपर नोटिस देने के बाद एक पार्टनर का राइट है कि वो रिटायर कर सकता है बिजनेस से, वनी बिजनेस कह सकता है कि पार्टनरशिप फर्म से अब हम रिटायर करेंगे। ठीक है बेटा। इन पार्टनरशिप इंकर द एक्सपेंसेस ऑन बिजनेस और ही पेज अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, दैट पार्टनर गेट्स इंडिग्निफाइड फॉर द पेमेंट मेड बाय हिम फ्रॉम द फर्म। यानी अगर पार्टनर्स ने कुछ बिजनेस पर के लिए एक्सपेंस कर दिया या फिर ही पे अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म के बिहाफ पे उसने किसी को अमाउंट पे कर दिया, क्रेडिटर्स को पे कर दिया। आया अब देखा कर जी, मान लो कि गले में पैसे नहीं है, सपोज करो कि आप बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे आपका पैसा नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में उसने अपने पॉकेट से ही उसको पे कर दिया, तो उसका ये राइट है कि जितना उसने फर्म के बिहाफ पे किया है फर्म उसको रिटर्न करेगी। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये था। क्लियर हो गया ये सारे राइट्स? ठीक है बेटा। तो अब आते हैं नेक्स्ट आपका कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देखिए, पार्टनरशिप डीड का जो सही अगर डेफिनेशंस की बात करें तो ये डेफिनेशन सबसे बेस्ट रहेगा। वैसे तो इंपॉर्टेंस में आ रहा है, बट इंपॉर्टेंस में मैं इसको यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि पार्टनरशिप डीड is an important legal document which define the relationship among the partners. It is important to have the written partnership deed so that dispute do not arise, ताकि उनके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, अब देखिए पार्टनरशिप डीड क्या है। एक इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स है। लीगल डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं? ऐसा नहीं है कि एक पेज हमने फाड़ा और उसमें हमने लिखा और हो गया ये एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट। नहीं बेटे, इसके लिए कोर्ट से आपको एक लीगल, आपने देखा होगा जब आप कोर्ट पे अगर कभी गए होगे तो वहाँ पे क्या होता है कि कोर्ट के बाहर ना बहुत सारे लोग बैठे होते हैं कंप्यूटर लेके या टाइपिंग मशीन लेके। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट से करते हैं, उसमें ना कोर्ट का वहाँ पे ना नोट का एक ये लगा होगा कितने रुपीस का है, और वो स्टैम्प पेपर कहलाता है। तो हम उनसे स्टैम्प पेपर परचेज करते हैं। ठीक है, और स्टैम्प पेपर परचेज करके उसके ऊपर लिखा जाता है ये सारे टर्म एंड कंडीशंस जो होगा, तो इसीलिए इसे हम लीगल डॉक्यूमेंट कहते हैं। और वहाँ पे ठीक है उनका सिग्नेचर्स भी होता है। ठीक है, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है उसका, उस पर एक अपना मोहर लगाता है। ठीक है, जो वो भी एक तरह का समझो कि उसको कोर्ट की तरफ से परमिशन, यानी वो एक एग्ज़ाम पास करके आया हुआ होता है। ठीक है बेटा, तो उसे हम कहते हैं, तो उसे हम लॉयर ही है, लॉयर के रूप में होता है। तो उसका उस पर सिग्नेचर्स वगैरह होगा लॉयर का, और वो जो है सो डॉक्यूमेंट्स आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिटेन पार्टनरशिप डीड सो दैट डिस्प्यूट इज नॉट अराइज। ये रिटेन डॉक्यूमेंट इसलिए होता है बेटा कि ताकि कोई डिस्प्यूट उनके बीच में ना हो पाए। तो ये डेफिनेशन ही आप लिखिए पार्टनरशिप डीड में, तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि पार्टनरशिप में कौन कौन से क्लॉज। अब देखिए आप कि इसमें इट इज लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय द ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का उस पर सिग्नेचर भी होता है। एंड हैज क्लॉज ऑन द फॉलोइंग्स। कुछ जो क्लॉजेज होते हैं वो यहाँ पे गिवन है, वो आप एक बार मैं बता रहा हूँ क्या क्या आता है इसमें। क्लॉजेज में होता है डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पार्टनर्स, यानी नेम्स क्या है, डिस्क्रिप्शंस, एड्रेस क्या चीज़ है, वो सारी इसमें गिवन होता है। डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फॉर्म का नेम और एड्रेस वगैरह उस पर गिवन होगा, डिस्क्राइब किया जाएगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, हाँ जहाँ पे बिजनेस किया जा रहा है उसका एक प्रॉपर एड्रेस उसमें मेंशन किया जाएगा। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो आप। ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा, मोटर पार्ट्स का कर रहे हो या आप
मोटरसाइकिल बेचने का कर रहे हो, साइकिल का शॉप कर लगा रहे हो, ठीक है, या फिर आप आइसक्रीम का दुकान आपने खोला है, होटल्स आपने ओपन किया है, जो भी नेचर होगा बिजनेस का वो चीज़ें यहाँ पे लिखनी होगी। कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किस डेट पे आपका स्टार्ट होगा वो डेट आपको मेंशन करना होता है इस क्लॉज में, पार्टनरशिप डीड में। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल पर पार्टनर ने क्या क्या लगाया, उस पार्टनर्स के नेम के साथ यहाँ पे कैपिटल गिवन होगा, और वो कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, ये चीज़ भी इसमें मेंशन करना होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैपिटल पे अलाउ किया जाएगा, पार्टनर्स को दिया जाएगा, वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो चीज़ भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किस रेट से हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, क्या पार्टनर्स का प्रॉफिट और लॉसेस का क्या शेयर होगा, क्या रेशियो, किस रेशियो में वो अपने प्रॉफिट्स और लॉस को डिवाइड करेंगे, वो चीज़ भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, जो पार्टनर फर्म को देती है लोन, उस पर क्या इंटरेस्ट लगेगा, वो भी आपका इसमें मेंशन हम करेंगे, ठीक है। रेमुनेशन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स को रेमुनेशन का मतलब क्या सैलरी हमें प्रोवाइड करना है, क्या कमीशन देना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें रेमुनेशंस कहलाता है, एक्सेट्रा। इट इज़ एग्रीड टू बी पेड, कितना हमें पे करना है वो भी हम इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। वैल्यूशन, अब कहोगे आपकी सैलरी सर किस बात का, जब प्रॉफिट का शेयर ले रहे हैं, भाई ऐसा है कुछ लोगों को जो है सो लायबिलिटीज आपको प्रॉपर दी जाती है, ठीक है, कि आप दी जाती है कि आपको जो है सो एक्स्ट्रा काम करना है। अब मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि 4 पार्टनर था, उसमें से एक गोपी नाम का पार्टनर है जो फाइनेंशियली वीक है, तो उसको कहा गया कि ये बिजनेस को आप देखो, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग के साथ साथ हमने एक सैलरी भी दे दिया, क्योंकि वो सारा काम वही देख रहा है, तो वो अच्छी तरह से देखे, क्योंकि उसे पता है कि एज ए सैलरी भी हमें मिल रहा है और प्रॉफिट में शेयर भी मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ें आपको इसलिए सैलरी दी जाती है, या कोई कमीशंस वगैरह, उसका बहुत अच्छा अगर सेलिंग एक्सपीरियंस है, या उसकी जो सेल करने का तरीका है बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो कहता है कि नहीं उसको कमीशन भी मिले, तो वो टर्नओवर के बिहाफ पे कई बार कमीशन भी रिसीव करता है, या प्रॉफिट का कुछ परसेंट वो कमीशन रिसीव करता है। वैल्यूशन ऑफ गुडविल, गुडविल हमें निकालनी है एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे कैलकुलेट करना है, तो कौन सा मेथड यूज करना है वो आगे हम पढ़ेंगे, कई मेथड्स हैं, तो हमें उसमें से चूज करके वो चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है, हम जब फॉर्म का रिकन्स्टिट्यूशंस करते हैं, यानी कि किसी का एडमिशन लेते हैं, या कोई रिटायर करता है, या कोई डेथ करता है, तो उस टाइम हम बिजनेस एसेट्स का कैसे हम रीवैल्यूट करें, वो सारे हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना डेप्रिशिएट करेंगे, कितना एप्रिशिएट करेंगे, उन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, द मैनर इन विच अकाउंट ऑफ पार्टनर या पार्टनर शैल बी सेटल इन केस हिज और देयर रिटायरमेंट और डेथ और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सेटलमेंट का भी पहले से ही मेंशन करते हैं कि कोई अगर रिटायर करेगा तो हम किस वे में इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से देंगे, उसको इंटरेस्ट भी लगा के देंगे। हाँ, डेथ अगर किसी की हो जाती है तो हम क्या क्या पे करेंगे, किस टर्म में करेंगे, किस मैनर में उसकी सेटलमेंट करेंगे, हम क्या एक ही बार में देंगे या इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा लगा के उसको इंस्टॉलमेंट में हम देंगे, ठीक है, या फॉर्म हमारा डिजॉल्व होता है, पूरी तरह से बंद होता है, तो हम किस तरह से सेटलमेंट का काम करेंगे, वो सारी चीज़ें याद मेंशन करना पड़ता है। अकाउंटिंग पीरियड, अब हमारा अकाउंटिंग पीरियड पर ईयर हमारा क्लोजिंग डेट कौन सा होगा, ठीक है, 31 मार्च जनरली होता है क्लोजिंग डेट, बट नॉर्मली तो ऐसी को हम कहते हैं, बट कभी कभी अगर हो सकता है कि कोई और अगर आप डेट जानना चाहो, तो जो भी आपको लगता है कि कैलेंडर ईयर का ही जैन टू दिसंबर रखना है या कोई भी, तो वो आपको अकाउंटिंग पीरियड भी डिसाइड करनी पड़ती है, यहाँ लिखना होता है। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्ट, बाय डिफॉल्ट तो 31 मार्च ही होता है बेटा। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज है, वो भी इसमें पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप हमने किया, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया है, जो वेंचर्स ये,
या फिर विल तक, जब तक हमारी इच्छा होगी तब तक के लिए किया है एट विल, या फिर कोई टाइम पीरियड की 10 साल 15 साल के लिए किया, तो वो चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट ऑपरेशंस, हाउ शैल द बैंक अकाउंट बी ऑपरेट, कैसे हम बैंक अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, क्या सबका सिग्नेचर वहाँ होगा या किसी एक का सिग्नेचर से भी काम चल जाएगा। विथ इट शैल बी ऑपरेट बाय एनी ऑफ पार्टनर्स और जॉइंटली, या पार्टनर्स के एक ही सभी पार्टनर्स के ब्याह पे एक उसको चलाएगा, या फिर जॉइंटली उस पर साइन करके हम बैंक ऑपरेट करेंगे। तो वो सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ता है इसमें। वेदर द फर्म विल कंटिन्यू और डिजॉल्व, डेथ ऑफ पार्टनर्स, वेदर द फर्म विल कंटिन्यू, अगर डेथ किसी का हो जाता है तो फर्म क्या कंटिन्यू रहेगा या डिजॉल्व हो जाएगा, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट इफ एनी एमंग ऑफ द पार्टनर्स, हाउ दे शैल बी सेटल्ड, ठीक है। अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में, तो वो किस तरह से उसका सेटल करेंगे, ये भी चीज़ें आपके पार्टनरशिप डीड में होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें कवर करने पड़ते हैं, उस एग्रीमेंट में लिखना पड़ता है, ताकि आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। अब जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा, वो है आपका कि इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में या वेयर इट इज़ साइलेंट, जब वो साइलेंट होता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें अकॉर्डिंग टू कौन कौन सी प्रोविज़न है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन कौन से क्लॉजेस दिए गए हैं। तो आप ध्यान रखें कि शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस ये आपका इक्वली डिवाइड होगा बेटा, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड या नॉट पेड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय अ पार्टनर, हाँ, पेड एट द रेट ऑफ 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ सकता है बेटा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इट मीन्स इंटरेस्ट इज पेड वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस, या तो वो इंटरेस्ट जो है सो पेड करेंगे हम फर्म, माने प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट आपको देना ही देना है। इसका मीनिंग ये है सिंपल वे में, ठीक है, कि आपका लॉस हो या फर्म को प्रॉफिट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इंटरेस्ट जो है लोन पे 6% की रेट से देना ही देना है। दिस इज कॉल्ड द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आगे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में हम और डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेमुनरेशन टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स को रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्री टू इट, अगर कोई भी एक पार्टनर डिसएग्री है तो हम एडमिशन नहीं लेंगे, सभी एग्री है तो हम एडमिशन ले सकते हैं। तो बेटा इसमें अगर हम बात करें तो सिर्फ ये 2 पॉइंट्स देख रहे हो, ये यस में है, बाकी चीज़ें नो 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 सब में याद रखें आप, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली डिवाइड होगा और इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन ऑफ पार्टनर 6% पर एनम की रेट से दिया जाएगा, ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसलिए क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है, राइट। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये पॉइंट्स मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी। अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपसे बात किया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या है। देखिए, पेमेंट मेड या ड्यू टू द पार्टनर्स मे बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हो सकता है। पेमेंट हम करेंगे या वो ड्यू है पार्टनर्स को देना है मे बी, तो वो आपका ये दोनों ही कहलाएगा। बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट इट इज एन एक्सपेंसेस फॉर द फर्म एंड इट पेड वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और लॉस इनकर, या प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको वो एक्सपेंस करना ही पड़ता है। दिस इज कॉल्ड द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर हम बात करें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो आप 11th में ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो आप मान लो कि कोई पार्टनर आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उससे
आपके स्टाफ को सैलरी आपको अगर बोला जाए तो सैलरी आप दोगे तभी वो काम करेगा। उसको ये थोड़ी मतलब है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। वो तो आपको देखना है कि आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बिजनेस कैसे चला रहे हो। नहीं, अगर आप उसको सैलरी दोगे तो वो छोड़ के कहीं और चला जाएगा, राइट। सेकंड, आपका अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है। अब हाँ, आपका लॉस हुआ तो आप ये थोड़ी कि इलेक्ट्रिसिटी वाले को कहने जाओगे, आप एनडीपीएल को कहने जाओगे कि भाई ऐसा है, हम इस बार तो हमारा लॉस हो गया तो आप दे नहीं पाएंगे। क्या वो मान जाएगा? नहीं मानेगा बेटा। तो जो चीज़ें हमें देना ही देना है, एक्सपेंसेस करना ही करना है, भले ही वो प्रॉफिट हो या लॉस हो फॉर्म को, उससे कोई मतलब नहीं है। इट इज़ कॉल्ड द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। अगर हम दूसरे वर्ड में कहें तो आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स दैट दे आर अलाउड इफ द फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तब तो वो अलाउ करेगा, सैलरी देगा, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, कमीशन देगा। लेकिन अगर उसे प्रॉफिट नहीं होता तो वो ये सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या है? इफ़ द फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तभी वो अलाउड करता है ये सारी चीज़ें, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करेगा। इस द ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बेटे आ सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर्स, रेंट पेबल टू अ पार्टनर्स, मैनेजर्स कमीशन एक्सेट्रा आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के ये एग्जाम्पल्स हैं। आर पेबल वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसको देना ही देना है। अगर हम एप्रोप्रिएशन की बात करें तो आपका क्या आ जाएगा? सैलरी, कमीशन ऑफ पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आपको अब थिंक समझ में आ गया होगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, राइट। ये इसके डेफिनेशंस इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा नहीं है, जो चीज़ मैंने बताया वही उसने डिफाइन किया है, आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे।